नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में पेपर लीक और नकल पर पूर्ण रोक लगाने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ओटीएस आवास पर एसआईटी और एसओजी टीम की मीटिंग ली है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने एसओजी टीम की तारीफ करते हुए अधिकारियों की पीठ थपथपाई। साथ ही एसओजी को अब नया टास्क दिया है। सीएम ने कहा, पेपर लीक को लेकर जो भी लंबित मामले हैं उनका खुलासा किया जाए। सीएम ने दो टूक में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मीटिंग के बाद एसओजी के एडीजी वीके सिंह मीडिया से रूबरू हुए। आइए आपको सुनाते हैं। बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं। और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं, वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी, जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा करें और उनको हम लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है। और इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है, लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा, कोर्ट कार्रवाई, हमारा भी स्ट्रेटजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना लें, फिर आगे आने वाले लोगों के, उनको तो मालूम है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आज रावत भाटा पहुंचे, जहां के राणा भोजा स्टेडियम में तहसील स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीपी जोशी को तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके आगमन पर उन्हें 51 किलो की फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मुलाकात की। इस जनसभा में बीजेपी कार्यकारिणी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना करीब 1 साल बाद आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगों को लेकर अपनी बातें रखी है। पहली, केंद्र के स्तर पर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो, जिसके चलते राजपूत समाज समेत अन्य जातियों का भला हो। दूसरी मांग ये कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों से राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और तीसरी ये कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने महिपाल सिंह मकराना से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 12 में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रही हैं। सुमन ने कहा कि आज तक बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उनको मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि 12 झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जसवंत सिंह बीते चुनाव की अपेक्षा इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे। दादू मंदिर में लगने वाले वार्षिक लक्की मेले का शुभारंभ किया गया है। 9 दिवसीय मेले में पहले दिन कलश यात्रा और रामकथा का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने नगर के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंचने के पश्चात अगवानी कार्यक्रम में दादू पीठाचार्य ओम प्रकाश दास के सानिध्य में दीदी मां साध्वी रोतंबरा ने गौ भक्त परम संत जगदीश गोपाल चंद महाराज चित्रकूट धाम के जगत श्री श्री 1008 रामभद्राचार्य के उत्तराधिकार युवराज रामचंद्र दास ने व्यासपीठ से रामकथा का शुभारंभ किया। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना करीब 1 साल बाद आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगों को लेकर अपनी बातें रखी है। पहली, केंद्र के स्तर पर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो, इसके चलते राजपूत समाज समेत अन्य जातियों का भला हो। दूसरी मांग ये कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों से राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और तीसरी ये कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने महिपाल सिंह मकराना से खास बातचीत की। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, बहुत लंबे समय के बाद में करीब 1 साल हो गया है आप वापस से मीडिया के सामने आए हैं।
पहली बात तो क्या वो वजह है कि 1 साल तक आप रुके, और दूसरा क्या प्रमुख मांगे हैं जिन्हें लेके आज आप मीडिया के सामने आए? हमारे संस्थापक स्वर्गीय लौकेंद्र सिंह जी कालवी की कल पुण्यतिथि थी, प्रथम पुण्यतिथि। 1 साल उनको हमें छोड़ के गए हुए हैं, और 1 साल पूरा गमी में हम लोगों ने निकाला है। हम लोगों ने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें मीडिया से हम लोग रूबरू हों, और 1 साल बाद में बाकायदा इसलिए आए हैं क्योंकि कालवी साहब की जो विचारधारा थी उसको लेकर हम लोग वापस से सक्रिय हुए हैं कि हमें पूरे देश में क्या करना है क्या नहीं। 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहला, केंद्र में ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर जो भूमि संबंधित बाध्यता है उनको हटाया जाए। जो आम राजपूत परिवार को, आम ब्राह्मण परिवार, आम महाजन परिवार, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। जो गरीब राजपूत है, गरीब ब्राह्मण है, उनको इसका फ़ायदा मिल सके केंद्र की भर्तियों में। इसलिए हम लोगों ने ये केंद्र से ये डिमांड करी कि केंद्र में सरलीकरण हो, जिसके कारण से राजस्थान का बिश्नोई समाज भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, हरियाणा का जाट समाज भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, भूमियार जो बिहार का भूमियार समाज है वो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, आपके पाटीदार गुजरात का बड़ा धड़ा है वो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, और मराठा जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े धड़े के रूप में पहचाने जाते हैं वो भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है। तो इतनी सारी जातियों का भला अगर हो सकता है तो मुझे लगता है ये जन भावनाओं का मुद्दा है। इस पर आचार संहिता लगने से पहले केंद्र इसमें सरलीकरण का बाकायदा ये जो भी खाका है वो तैयार करके पेश करे और बाकायदा उसमें करे, तो हम लोग कहीं ना कहीं आम गरीब व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलेगा। पहला हमारी डिमांड है। दूसरी डिमांड, लोकसभा चुनाव सामने है और हमारी क्षत्रिय समाज की भागीदारी कहीं ना कहीं पूरे देश में कम करी गई है, जिसके खिलाफ हम लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों पार्टियों से हम लोग डिमांड करते हैं। राजस्थान में अभी 1-1 सीट दी है, 15 में से 1 बीजेपी ने 1 दिए, 12-13 में से कांग्रेस ने 1 दिए। तो जो जाति लीड करती थी 8-8, 10-10 सीटों पे, उन पे 1-1, 2-2, 3-3 पे लेके आ गए हैं। 3-3 सीटें हर बार देते थे अभी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी जी हैं, राज्यवर्धन राठौड़ साहब हैं, वो भी तो राजपूत समाज से ही आते हैं। सरकार 5 कैबिनेट मंत्री से 3 कर दिए। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, समझ रहे हैं, एक केवल टाइटल है राजी करने का। तो वो तो मैं बोल रहा हूँ 5 से 3 कर दिए, 27 से 24 कर दिए, 3 एमएलए कम कर दिए, 2 मंत्री कम कर दिए। तो मुझे लगता नहीं ये कोई प्रमोशन है, ये तो डिमोशन है। समझने वाले समझ रहे हैं। और एमपी चुनाव तो अगर लोकसभा में दिल्ली में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो ये जाके थोड़ी करेंगे यहाँ के एमएलए, वहाँ तो एमपी करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है। लोकसभा में बैठ के बात तो हमारे यहाँ के समाज की चर्चा तो वही करेगा, राजस्थान के विकास की बात तो हमारा व्यक्ति करेगा, तो वो वहाँ होना चाहिए तभी तो कर पाएगा। तो केवल निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, 3 सीट नहीं चलेगी, ये 3 से भी 2 करने में है, कांग्रेस भी बीजेपी भी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 5 से 4 भी हुई तो हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। कोई आपकी कोई पसंदीदा सीट? पसंदीदा जैसा कुछ भी नहीं है। राजसमंद राजपूत सीट है, भीलवाड़ा राजपूत सीट है, अजमेर राजपूत सीट है, जयपुर ग्रामीण राजपूत सीट है, 4 सीटों पे दे दो आप, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर देने की मंशा है तो, अगर देने की मंशा है तो 4 तो मैं बता रहा हूँ आपको। राजपूत सीटें तो चित्तौड़ पड़ी है, राजपूत सीट तो नागौर पड़ी है, झुंझुनू पड़ी है, ये राजपूत सीट है। पर देने की मंशा होनी चाहिए। इन सब जगह से, चूरू से राजपूत एमपी रहा हुआ है, झुंझुनू से राजपूत एमपी रहा हुआ है, सिक्के से राजपूत एमपी रहा हुआ है, नागौर से राजपूत एमपी रहा हुआ है, चित्तौड़ से रहा हुआ है, भीलवाड़ा से रहा हुआ है, आप में हर जगह से राजपूत एमपी रहा हुआ है। मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं रिजर्व सीटों पे तो हम लोग लड़ ही नहीं सकते। बस जो अनरिजर्व सीटें हैं वहाँ से अगर राजपूत को, जो परंपरागत वोटर बीजेपी के रहे हैं, उसको बीजेपी को देना चाहिए। और जहाँ कांग्रेस को लगता है कि हमारी सीट कभी आई नहीं है तो वहाँ दे के दिखाए, हम लोग लेके आते हैं सीट आपकी, हम लोग निकालते हैं। पर आप दो तो सही, आपकी मानसिकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, स्वतंत्र निर्णय लेंगे। 27 मार्च से क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। 22 अप्रैल तक हम लोग पूरे प्रदेश में घूमेंगे। मेरी टीम अलग अलग राज्यों की टीम अलग अलग राज्यों में घूमेगी। पूरे देश में हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और बाकायदा एक स्वतंत्र निर्णय लिया जाएगा चुनाव से 4-5 दिन पहले। और जो निर्णय उन पार्टियों के खिलाफ होगा जो हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के कहीं ना कहीं खिलाफ है। हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर करोगे, कमतर करोगे, हम लोग आपकी खिलाफत करेंगे। क्योंकि ये दूसरी डिमांड राजनीतिक डिमांड है और राजनीति से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पिछले चुनावों में एक नारा आपकी तरफ से दिया गया था, कमल का फूल हमारी भूल, और सीधा सीधा टारगेट वसुंधरा राजे जी थी। तो अभी की परिस्थिति में जो वसुंधरा जी की परिस्थिति हुई है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमने जिन जिन का विरोध किया, भाजपा ने कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को किनारे किया है। अच्छी बात है, आप लोगों ने ये तो माना कि राजपूत विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आता है।
चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे ऐसी कई सारे नेता है रहे जिनको हाशिया पे वो लोग गए हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर जब इस बात को आप लोग मान रहे हैं तो हमारा जो हम लोग प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात करें, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग गौर करें। हम लोग आपके कोई खिलाफत की बात नहीं कर रहे। 90 से 95% तक राजपूत बीजेपी को वोट देता है, और अगर खुद की पार्टी हमारी अगर हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी तो विरोध भी दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि आदमी विरोध भी वही दर्ज कराता है जो अपना परिवार का होता है। आप भी टिकट चाह रहे हैं? समाज में सामाजिक सेवा में 20 साल से हूँ। अगर समाज आदेश करेगा तो बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। राजपूत घास काटने वाली कौम नहीं है, राजपूत राजनीति करने के लिए पैदा हुई कौम है। राजपूत आज तक इस धरती के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है, अपना बलिदान दिया, तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय बाकायदा राज करना जानता है। तो मैं क्षत्रिय कौम से हूँ। अगर मुझे समाज अगर ये आदेश करता है कि आपको चुनाव लड़ना, तो बाकायदा छाती ठोक के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि देखेंगे लोग। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग? तीसरी और महत्वपूर्ण मांग ये है कि सुखदेव सिंह जी हत्या के आज 3.5 महीने होने को आए, ठोस कदम नहीं उठाया गया राज्य सरकार के द्वारा, एनआईए के द्वारा। हम लोग चाहते हैं उस पर एक ठोस निर्णय आए, ठोस कदम उठाए, नहीं तो बाकायदा राज्य सरकार के खिलाफ, बाकायदा सिस्टम के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। ये जो जन जागरण हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उनमें 3 बड़े मुद्दे हैं, 4 छोटे छोटे मुद्दे 2-5 और भी है। जैसे सीबीआई के जो हम पे मुकदमे लगे हैं वो भी हटाए जाए, इतिहास पे जो फिल्में बन रही है, प्री सेंसर बोर्ड बनाया जाए, ऐसे और भी हैं। पर 3 बड़े मुद्दे आपके सामने। पहला, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण केंद्र में। दूसरा, आगामी लोकसभा चुनाव में हमारा लीडरशिप बढ़ाई जाए, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तीसरा, सुखदेव सिंह जी हत्याकांड में अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाए, नहीं तो हम लोग ठोस निर्णय हम लोग लेंगे। ये थे हमारे साथ राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी। 3 प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 27 मार्च को एक विशाल, हम ये कह सकते हैं कि जन संवेदनशील यात्रा ये लोग एक निकालने जा रहे हैं। पूरे देश भर में, पूरे देश भर के न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज को इकट्ठा करेंगे 3 प्रमुख मांगों को लेकर। और अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव मुहाने पर ही है, उसमें क्या कुछ परिणाम फिर आएगा ये आगे आने वाले भविष्य तय करेगा। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बारां में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। सुमन ने कहा कि आज तक बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उनको मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा बारां झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह बीते चुनाव की अपेक्षा इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को तकतगढ़ नगर समेता थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। थानाधिकारी भगाराम मीणा ने बताया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तकतगढ़ कस्बे के अलावा बलाना, कोसेलाव, चारनोद गांव में पुलिस और बीएसएफ की टीम ने फ्लैग मार्च निकालकर आगामी लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों को सुरक्षा और भयमुक्त रहने का संदेश दिया। तो हम बलाना में गए थे, तो बीएसएफ की कंपनी कमांडर के नेतृत्व में और अपने थाना तकतगढ़ की स्टाफ के साथ में बलाना में फ्लैग मार्च किया। उसके बाद में तकतगढ़ कस्बे में किया है। और इससे आगे हम कोसिलाव जाएंगे और चाणोद जाएंगे, वहाँ फ्लैग मार्च करेंगे। जनता को क्या संदेश दिया फ्लैग मार्च से? जनता को संदेश यही दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होवे, शांति बनाए रखें। जयपुर के दोनों नगर निगम में, जिसमें नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में पिछले 2 दिनों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों का सरकार पर आरोप है कि पिछले 1 साल से कर्मचारी नेता नंद किशोर डंडोरिया सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही सफाई कर्मी के रूप में भर्ती की जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार को यह समझना होगा कि मैला साफ करने वाले सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए सर्व समाज के लिए भर्ती निकाली है। यही कारण है कि आज दोनों निगमों में हड़ताल होने के बावजूद दूसरी यूनियन के लोग लगातार सफाई व्यवस्था में लगे हैं। आज जयपुर ग्रेटर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर के सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि नगर निगम ग्रेटर में सफाई व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। आज अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिए गए।
3 दिन से आप स्ट्राइक की जैसे ही हमें सूचना मिली कि जाने वाले हैं, तब से हम लोग मैं भी विशेष रूप से फील्ड के अंदर आ गई और लगातार पार्कों के अंदर भी देख रही हूँ, आम जन से फीडबैक भी ले रही हूँ और आम जन से सहयोग के लिए भी उनसे अपील कर रही हूँ कि आम जन को भी ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर आम जन को भी निगम का साथ देना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। हमारा निगम का सहयोग देंगे तो हमारा शहर है वो सुंदर दिखेगा। इसके साथ में हमारे डोर टू डोर कचरा संग्रहण के सारे हुपर्स है वो काम कर रहे हैं, उस पर हेल्पर है, उनको ढेरिया उठाने के लिए हमने कह रखा है और सार्वजनिक स्थानों पर जो कचरा फैलता है तो उसके लिए आम जन को भी सहभागिता निगम के साथ में रखनी होगी। देखिए हड़ताल अलग विषय है और रही बात स्वच्छता की है तो उसमें हमारे जो हुपर्स है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जोनवार जो व्यवस्थाएं की हुई है वो अपनी काम कर रही हैं। उसमें अगर कोई कमी होती है तो बात की जाएगी। बाकी अभी व्यवस्थाएं हमने और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगातार 2 से 3 घंटे फील्ड में सुबह सुबह रहेंगे। मैं खुद रहूंगी। अगर कोई ऐसी स्थितियां है जहां डेरिया है, संबंधित हम हेल्पलाइन नंबर भी है, नंबर भी सभी के पास में है, तो ऐसी स्थितियां होगी, सीवेज की समस्या है, उन सबको निस्तारण के लिए निगम। राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध प्रदर्शन तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें आज इस धरने के 69 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी मांगे जस के तस है। जानकारी के लिए आपको बता दें प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को रोजगार दिया गया था। चुनाव में जीत मिलने के बाद भाजपा ने इन सभी की नौकरी खत्म कर दी, जिसके बाद ये सभी युवा मित्र अपनी रोजी रोटी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए युवा मित्रों ने कहा, अगर आपको राजीव गांधी जी के नाम से प्रॉब्लम है तो योजना का नाम चेंज भले कर ले, लेकिन हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। दो महीने और 9 दिन यानी कि कुल 69 दिन से ये मेरे पीछे जो ये लोग बैठे हैं राजीव गांधी युवा मित्र हैं, 69 दिन से ये धरने पर बैठे हैं और इन 69 दिनों ने उन्होंने पता नहीं क्या पाया होगा, लेकिन खोने की अगर बात करें तो एक युवा मित्र इनके बीच से चला गया, उसे इन्होंने खोया है। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें एक स्कीम के तहत संविदा पर लगवाया था, ठेके हम कह सकते हैं उस पर लगवाया था, और वर्तमान सरकार ने आते ही इनका कहना है कि हमें हमारी नौकरी से हटा दिया। तो इनकी मांग है कि इन्हें पुनः बहाल किया जाए। इनसे भी जानेंगे, आज लगभग 69 दिन हो गए हैं, आपने पाया क्या वो तो शायद नहीं पता, लेकिन खोने में आपने अपने एक साथी को खो दिया है, क्या कहना चाहोगे? हमारे हड़ताल पर मानसिक शारीरिक जितनी भी हमें क्षति हुई है वो उसका पुनर्भरण सरकार नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो कुछ कर सकती है सरकार तो हमें पुनः बहाल करे, ताकि हमारा इतने दिन का जो संघर्ष है वो रंग लाए, हमारे परिवार को चेहरों पे खुशियाँ आए, हमारे चेहरों पे खुशियाँ आए। हमारे यहाँ इस 2 महीने के दौरान श्री राम जी भी पधारे और रमजान भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार यहाँ पर नहीं आई है, हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन से कुछ होता नहीं है। हमारा एक साथी का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, और एक साथी जो निरंतर यहाँ पे धरने पे बैठा था उसकी माता का भी मृत्यु हो गई। वो माता को अंतिम क्षण में वहाँ पे पास में नहीं रह पाया। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और सरकार इस क्षति को कभी पूरी नहीं कर सकती। हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि युवा साथियों को रोजगार दे और रोजगार देकर हमारे चेहरों पर खुशियाँ लौटाए। जो कुछ हमने आर्थिक शारीरिक जो क्षति हुई है हमारी, वो हमारी तो वापस नहीं आ सकती। अब एक आशा है, सरकार जो युवाओं की बात करती है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार की बात करती है, जिस तरह मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, जिस तरह सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो ये सभी जो नारे हैं ये जब भी मुकम्मल हो पाएंगे जब यहाँ से 5000 युवा रोजगार लेकर अपने घर जाएंगे, अपने परिवार की खुशियाँ लौटाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भाजपा सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास की जो बात करती है वो तभी सार्थक हो पाएगा जब ये जो युवा मित्र हैं ये बहाल हो पाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। सरकार से आपकी बात हुई होगी, तो किन मुद्दों पर आपकी बात हुई और लेटेस्ट क्या अपडेट है जो सरकार की तरफ से आपको मिला? मैं हंसदास कांबड़, इस प्रदेश कमेटी युवा संघर्ष समिति का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोधपुर से। सरकार से अभी आज हमारे कुछ भाइयों ने मतलब वहाँ आज गए हैं डेलीगेशन के रूप में, वो आएंगे तब पता चलेगा कि उनका क्या होने जा रहा है। हमने आज 69 दिन लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जो भी रचनात्मक गतिविधि हमने, गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया, मकर संक्रांति हमने यहाँ मनाई, मुंडन यहाँ किया, हमने कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम
मतलब किए, अर्धनग्न प्रदर्शन हमने किए, 216 पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये मतलब इस तरीके से हमने पत्र लिखे। तमाम प्रकार की गतिविधियों में हम भूमिका निभाते हुए हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कह रहे हैं, हम कोई किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं, हम सरकार के आदमी हैं। और आप राजीव गांधी युवा मित्र से किसी से आप मतलब खुशी नहीं है तो हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दीजिए, अटल युवा मित्र बना दीजिए। हम अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन कर रहे हैं कि अभी आचार संहिता के बादल मंडे हुए हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, हमको बहाल कर दीजिए। हम आपके तन मन के साथ में लोकसभा के साथ में अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और बहुत ही परिपक्व टीम है हमारी 5000 लोगों की। और एक भाई हमारा राजकुमार गुप्ता था, दोसा का था, और वो डिप्रेशन में था और नौकरी जाने से उसकी मृत्यु भी हो गई। नारी शक्ति भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आज 69 दिन आपको हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए, क्या कहना चाहोगे वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार से तो यही कहना चाहेंगे, आज हमें 69 दिन यहाँ पर धरने पर हो गए हैं, अपने घर बार को छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं। और हमारे किरोड़ी बाबा के यहाँ भी धरना चल रहा है, 5 दिन वहाँ भी हो गए। अनशन पे भी हमारे भाई बैठे हैं 5, जो कि बिना खाए पिए बैठे हैं। और सरकार फिर भी हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। और सरकार से हम यही वर्तमान सरकार है या फिर हम भाजपा की बात करें तो वो नारी शक्ति के वंदन की बात करती है, क्या कहना चाहोगे सरकार? हाँ वही तो है, मतलब मोदी जी हमेशा नारी के लिए कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी का सम्मान करो, नारी को मतलब कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और आज उन्हीं के काल में, उन्हीं के शासन में बेटियां यहाँ धरने पे बैठी है, भूखी प्यासी अपने बच्चों को लेकर बैठी है, कोई अपने माँ बाप को छोड़कर बैठी हैं। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तो ये गांधीवादी तरीके से अपना ये आंदोलन चला रहे हैं। अपना पूरा जो धरना प्रदर्शन है इन्होंने पूरे 69 दिन तक शांतिपूर्वक चलाया। इन्होंने दंडवत भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या करा, अर्धनग्न प्रदर्शन इन्होंने करा। कई जो साथी हैं वो भूख हड़ताल की वजह से बीमार हो गए, एक साथी को ये खो चुके हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि किसी को इतना मत सताओ, उसको इतना दर्द मत दो कि वो दर्द उसकी ताकत बन जाए। अब ये युवा मित्र अपने 69 दिनों के उस दर्द को भूले नहीं है, अब ये दर्द इनकी ताकत बन गया है। और इनका साफ तौर पर कहना है वर्तमान सरकार को कि आप राम की बात करते हैं तो राम भी आ चुके हैं, रमज़ान भी चल रहा है, तो अब इनकी मांगे जो भी न्यायोचित हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि ये इस धरना स्थल को छोड़कर अपनी नौकरी पर बहाल हो, अपने घर परिवार के साथ रहें। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। संस्था एसआर अभियान के बैनर तले आज जयपुर में शहीद स्मारक पर जनहक धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों की मांग है कि वंचित समुदाय को उनका उचित हक दिया जाए। इन लोगों का कहना है कि आमतौर पर वंचित वर्ग की कोई भी आवाज नहीं उठाता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन समुदायों में जागरूकता की कमी है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इन वर्गों के लोगों के लिए नीतियां बनाए ताकि वंचित तबके लोगों के हितों को पूरा किया जा सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं, जन हक धरना ये लोग दे रहे हैं। और इनका जो मुद्दा है वो है वंचित समुदाय के मुद्दों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। चलते हैं इनके पास, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे। भाई साहब, जन हक की आप आवाज़ उठा रहे हैं और आज का जो आपने मुद्दा जो बनाया, जो इस पर लिखा हुआ है वंचित समुदाय के मुद्दे, क्या मुद्दे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा। तो राजस्थान के बहुत सारे समुदाय ऐसे जो बहुत वंचित है, जिसमें दलित है, आदिवासी है, घुमंतु समुदाय है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो इन समुदायों की आमतौर पे कभी आवाज़ आती नहीं है, इनका अवेयरनेस की इन समुदायों में एक तरह से कमी होती है, तो कभी प्रमुखता से के साथ इनकी आवाज़ नहीं उठती है। तो आज हम सरकार से एक जवाबदेही मांग रहे हैं कि इनके मुद्दों पे आप कब बात करोगे, कब इनकी नीतियाँ बनाओगे, पॉलिसीज़ बनाओगे, इनके जो कानून बने हुए हैं उनको ठीक से कब लागू करोगे। जैसे आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून, मान्यता कानून, एक कानून बना है। एक बात मैं आपसे यहाँ बीच में रोक के आपको पूछना चाहूँगा, ये जो आप आवाज़ उठा रहे हैं ये आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? ये राज्य सरकार से मांगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से भी है, और अभी तो डबल इंजन की सरकार है तो हमारी दोनों ही सरकारों से मांगे। एक अब राज्य सरकार से आप मांग कर रहे हैं, अब एक सवाल और बनता है, पिछली सरकार से क्या आपने ये मांग करी, और अगर करी तो पिछली सरकार ने क्या कुछ करा? तो पिछली सरकार से ये हमारी मांगे रही और उसके दरमियान 3 महत्वपूर्ण कानून पिछली सरकार में बने। एक कानून बना था न्यूनतम आय गारंटी कानून, जिसमें था कि पेंशन को बढ़ाने का था और 15% इंक्रीमेंट हर साल करने का एक कानूनन हिस्सा एक मिला हमें। और शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको कानूनी दर्जा मिला। और तीसरा था उसका हिस्सा जिसमें
नरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा राज्य सरकार की तरफ से दिए गए और वो भी कानून का एक हिस्सा बना। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून बना गिग वर्कर्स के लिए, जितने भी गिग वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए एक कानून बना। और तीसरा एक कानून स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना। लेकिन वो कानून बन गए, लेकिन अभी हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन आप इन कानून के नियम बनाओ और इन कानूनों को ठीक से लागू करो। नहीं तो फिर से एक और सवाल है मेरा, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और अक्सर आप लोग जो न्यायोचित आपकी मांगे हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठ जाता है कि जब चुनाव आते हैं तभी क्यों धरने प्रदर्शन होते हैं, तभी क्यों मांगे मानी जाती हैं? नहीं, हमारी ऐसा नहीं है कि हम केवल चुनाव के दरमियान इस धरना आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान है। ये हमेशा जनता की आवाज़ के लिए सड़क पे खड़ा रहा है और लंबे आंदोलन के बाद भी पिछली सरकार में भी कानून बने। ऐसा नहीं कि वो कानून ऐसे ही बन गए, लंबे हमारी सड़कों पे आंदोलन रहे, उसके दरमियान वो कानून बने। अब हम चाहते हैं कि ये नियम बने और एक मौका होता है कि आपका चुनाव सामने है तो सरकार को प्रेशर में लाने के लिए भी एक रणनीति होती है। उस तहत ये धरना हम कर रहे हैं ताकि सरकार लोकसभा में से पहले वादा करे कि हम इन कानूनों को लागू करेंगे। हमारे साथ नारी शक्ति भी मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है नारी शक्ति वंदन विधेयक के थ्रू कि नारियों को भी शक्ति मिले, सम्मान मिले। आप भी नारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग जैसे नारियों के साथ भी हम लोग महिलाओं के साथ हम महिलाओं के मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं, मगर अभी तक तो हमें ये महसूस नहीं हुआ। हमें कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें अनसफ महसूस होता है। आप तो मीडिया से आप ये जानते हैं कि कितने तरह के रेप केसेस हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो आज भी जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी सरकार है, अभी सरकार पूर्व में जो थी तब भी हमारे ये संघर्ष हमारा जारी था और आज भी हमारा संघर्ष यही कहीं जारी है कि हमें कहीं भी किसी भी मुद्दे को लेकर देख लो, महिलाओं के संघर्ष को देख लो, नारी शक्ति को देख लो, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ महसूस होती है कि हमारी आज़ादी अभी भी बाकी है पूरी तरीके से। हमें क्या आपको लगता है कि सरकार का परिवर्तन होने से, राज्य में सरकार का परिवर्तन होने से, हालांकि अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इन 90 दिनों में क्या आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का कुछ आमूलचूल परिवर्तन आया है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इलेक्शन हमारे बाकी हैं, तो उसके बाद में हम सभी देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमारा जो है, हम जनता के लिए एक आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, और ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं, अभियान पहले से ही करता आ रहा है। तो हम तो हमारा निरंतर काम कर ही रहे हैं, लोगों के लिए लड़ ही रहे हैं। बाकी परिवर्तन अगर सरकार चाहे तो ला सकती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, और परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आएगा तो लोग सरकार को पसंद करेंगे, चाहे सरकार कोई सी भी। जनता का काम है, सरकार का काम है जनता के लिए कुछ ना कुछ निरंतर करते रहना, और जनता को अपने पक्ष में रखना है तो सरकार को करना ही चाहिए। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो कि हम कह सकते हैं कि वंचित समुदाय के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी आवाज़ ये बनकर आए हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, और धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार से भी कुछ मांगे रखी थी, वर्तमान सरकार से भी इनकी मांगे हैं कि वंचित समुदाय के जो मुद्दे हैं सरकार उन पर ध्यान दे और जल्द से जल्द उन तमाम मुद्दों को जो भी न्यायोचित हैं उन्हें पूर्ण करे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रवास कार्यक्रम के दौरान कल्याण और भवंडी लोकसभा का दौरा किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस दौरान कल्याण लोकसभा में खेड़कारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर साधु संतों और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर विकसित भारत के निर्माण की प्रार्थना की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घर घर संपर्क कर जनता जनार्दन से स्नेहिल संवाद किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। साथ ही अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार करने की बात कही है। लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बात करें भाजपा की तो पहले लिस्ट में 15 नाम शामिल हैं। उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिन पर भाजपा ने पुनः विश्वास जताया, तो वहीं करीब 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें पुरानों का टिकट काटकर मौका दिया गया है। कयास है कि राजस्थान की शेष 10 सीटों पर भी भाजपा ने नाम फाइनल कर दिए हैं। अब बीजेपी किसी भी पर अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है।